इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ये वीडियो है ये अभी मार्च 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां है, ये पूछ रखा है कि सवर्णीय आंदोलन में देश को एकजुट करने के लिए नमक किस प्रकार से एक शक्तिशाली हथियार बन गया। ठीक है, किन्हीं दो कारणों को बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए, इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। देखिए, नमक का इस्तेमाल सभी अमीर और गरीब सभी एक समान करते हैं। इसके अलावा ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। और जो नमक पे जो कर है और उसके उत्पादन पे जो सरकारी नियंत्रण है, ये ब्रिटिश सरकार का एक दमनकारी पहलू था। ठीक है, गांधी जी का मानना ये था कि जो नमक है उस पे सभी अमीर और गरीब सभी एक समान यूज करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। और ये जो भोजन है इसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब अगर बहुत महंगा हो जाए तो भी वो अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं, और बहुत सस्ता हो जाए तो भी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। इसके अलावा जो नमक था उस पे जो क्योंकि जो उत्पादन होता था ये प्रकृति की देन है, और इस पे सरकार क्या कर रही थी, अपना नियंत्रण स्थापित करके इससे बहुत ज्यादा टैक्स कमा रही थी, लाभ कमा रही थी। और गांधी जी का मानना था कि जो ये जो चीजें हैं ये भारतीय लोगों का ही है, ये हमारे संसाधन और हमें ही यूज करने के लिए इस पर टैक्स देना है। तो इसलिए गांधी जी ने क्या है, सवर्णीय अवज्ञा के तहत इसलिए गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा के तहत नमक को एक हथियार के रूप में यूज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में पूछ रखा है कि जो ये है कि औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार से सवर्णीय आंदोलन का दमन किया, व्याख्या करें। ठीक है, 2 नंबर में पूछ रखा है कि जो ब्रिटिश सरकार थी इसने किस प्रकार से सवर्णीय आंदोलन को कुचल दिया, खत्म कर दिया। देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते थे। देखिए, अथवा में था ना इसके। देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते थे कि सरकार ने सबसे पहले क्या किया, कांग्रेसी जो नेता थे इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में गांधी जी के जो साथी थे अब्दुल गफार खान, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने सवर्णीय आंदोलन चला दिया था। और कई जगह पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक इस जो आंदोलन था इसको दबा दिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सवर्णीय को दबाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार है उन्होंने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी करना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें कांग्रेस जो बड़े बड़े लीडर थे इनको गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो कि गांधी जी के जो साथी थे अब्दुल गफार खान, इनको गिरफ्तार किया। ठीक है, उसके 1 महीने बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी को देखते हुए कई जगह क्या है, ये हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, और जिसके बाद क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने इसका बलपूर्वक इसे दबा दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रखा है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान के लिए किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करना है। ठीक है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रखा, 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि जो भूमि निम्नीकरण है इसकी समस्या को और कम करना है। ठीक है, इस समस्या को सुलझाना है तो किन किन तरीकों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर पूछा है तो 2 पॉइंट ही लिख दोगे चलेगा। देखिए, भू निम्नीकरण की समस्या को अगर सुलझाना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो वन रोपण है और अति पशुचारण है इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में पेड़ लगाना। ठीक है, जो एक ही जगह पे बार बार पशु को चराना ये नहीं होना चाहिए, एक ही तरीका है। इसके अलावा वृक्षों की रक्षक मेखला बनाना। ठीक है, वृक्षों की रक्षक मेखला बनाने का मतलब है कि जैसे ये खेत है, ठीक है, इसके आसपास पेड़ लगा देना, जिससे होगा क्या कि हवाएं जब तेज चलेंगी तो इससे हवा क्योंकि जब आसपास पेड़ होते हैं और जब हवाएं तेज चलती है तो ये पेड़ हवाओं की गति को धीमा कर देती है, जिसके कारण जो खेतों में जो मिट्टी है ये बड़े मात्रा में उड़ता नहीं है। और इस तरीके से मृदा पर जो देखिए क्वेश्चन था इसमें पूछा था भूमि निम्नीकरण ना, हाँ, तो इसको भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगला है खनन गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि खनन बड़े स्तर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खनन से भी भू निम्नीकरण की समस्या देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं जैसे ये किसानों की खेत है और आसपास से कहीं खनन का कार्य चल रहा होता है तो आसपास की जो धूल है वो उड़ के इस जो उत्पादन करने वाली जो खेत है इस पे भी पड़ने लगती है, जिसके कारण जो उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। इसके अलावा अगला है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। ठीक है, जो बंजर भूमि है उसका अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये तरीके जिसके कारण जो भूमि निम्नीकरण है उनको रोका जा सकता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, ये भूमि निम्नीकरण होता है।
तो उनकी अगर रोकना है तो हम ये काम कर सकते हैं। 2 नंबर का था, आप 2 पॉइंट लिख दोगे, 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन नंबर 23वां। इसमें पूछ रखा है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय। ठीक है, 3 नंबर में पूछ रखा है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये अभी 2023 का ये पेपर है। तो देखो इसमें पूछ रखा है कि अगर ये भारत की विधायिका के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाना है, तो कौन से 2 उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है और ये 5 नंबर में भी आ सकता है, याद रखना इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23वें को आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है विधायिका में, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। देखिए, निर्वाचित निकाय में महिलाओं का उचित अनुपात में सुनिश्चित होना चाहिए, मतलब आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, जितने भी जो निर्वाचित निकाय है, ठीक है, जिसमें इलेक्शन होता है, उसमें महिलाओं के लिए एक निश्चित अनुपात निश्चित होना चाहिए कि कम से कम इतने % महिलाएं आने ही चाहिए। जैसे अगर पंचायतों में बात करें तो 1/3, ठीक है, 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस तरीके से जो जितने भी निकाय हैं उसमें महिलाओं का एक निश्चित अनुपात सुनिश्चित होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं के बीच शिक्षा और कौशल के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ठीक है, जिसे कहते हैं महिला आरक्षण विधेयक, और ऐसे कानूनों को क्या होना सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके तहत ये है कि लोकसभा के अंदर भी महिलाओं को हमें क्या मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है इस अधिनियम के द्वारा। तो ये तरीके जिसके द्वारा महिलाओं को विधायिका में जगह मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आप आंसर लिख सकते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। इसमें क्या पूछ रखा था, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप इनके 2 पॉइंट अच्छे से लिख दोगे तो आपको आसानी से इसके नंबर मिल जाएंगे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो 24वां, इसमें पूछ रखा है कि भारत में उदारीकरण ने किस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। ठीक है, उदारीकरण का मतलब होता है जो एक देश होता है वो उस पर जो टैक्स है वो कम लगाता है। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की बात करता है उदारीकरण। जैसे एक देश है, ठीक है, अब इस देश में क्या है, उदारीकरण का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई विदेशी निवेश करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है, ये कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, अगर मान लेते ये देश है, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही बंद कर रखा है, अगर बाहर से कोई विदेशी निवेश आ रहा है तो इसे आने से मना कर रहा है, इसे रोक रहा है, ये बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये विदेशी निवेश आएगा नहीं, वापस चल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है, उदार बनना उदारीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो उदारीकरण है इसने किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ना। ठीक है, जैसे एक देश ये है, एक देश ये है, ये इससे व्यापार करता है, ये इससे व्यापार करता है, इससे इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ती है और इसी अर्थव्यवस्था को जुड़ने को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसमें हम बताने कि उदारीकरण ने किस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, बहुत बार पूछ रखा है, याद रखना इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां, इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर लगे अवरोध का मतलब जो भी टैक्स वगैरह है, ठीक है, काफी हद तक कम करना। ठीक, अब इसे कम किया जाता है उदारीकरण में। जो भी विदेशी व्यापार होता है, विदेशी निवेश होता है, इस पे जितने अवरोध होते हैं काफी हद तक कम कर दिया जाता है उदारीकरण के तहत। इसके अलावा वस्तु का आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता है। अब जब अवरोध कम हो चुके हैं तो आयात निर्यात आसानी से हो सकता है, क्योंकि जो टैक्स की जो दरें ये बहुत कम हो गई हैं, तो इससे वस्तु का लेन देन आसानी से किया जा सकता है। एक देश का जो व्यापारी है दूसरे देश में सामान बेच सकता है, दूसरे देश से सामान मंगवा सकता है, आयात निर्यात आसानी से कर सकता है। अब आयात निर्यात हो रहा है तो इससे वैश्वीकरण बढ़ रहा है। इसके अलावा विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपना कारखाने तथा इकाइयां स्थापित कर रही हैं। अवरोध हटा है तभी ये चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। और कई भारतीय कंपनियां हैं, इससे क्या हो रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप उभरी हैं। मतलब भारतीय कंपनी विश्व के अन्य देशों में जा जाकर अपने इकाइयां स्थापित कर रही हैं, अपनी शाखाएं स्थापित कर रही हैं, वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन रही हैं। तो ये तभी संभव हो पाया जब उदारीकरण आया। ठीक है, और जब ये चीजें हो रही है तो इससे वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसका आप आंसर लिख सकते थे। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर वाले स्टार्ट हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25वां इसमें पूछ रखा है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख प्रभावों की विश्लेषण करना है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये पूछ रखा है कि असहयोग आंदोलन से हमें किस प्रकार से आर्थिक इनके प्रभाव की बात कर रहा है। ठीक है, कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा जब असहयोग आंदोलन चला। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब असहयोग आंदोलन चला तो इसका आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहे। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, जो विदेश से आने वाली जो वस्तु इनका बहिष्कार किया गया, इनको कहा गया कि इनको अभी हम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा
शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग का मतलब जैसे दुकान है उसके सामने धरना प्रदर्शन करना, ये होता है पिकेटिंग। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो इन बुरी लतों से दूर रहें। इसके अलावा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है, कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई कि मतलब कि अब हम जो विदेशी कपड़े हैं इनका यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी कपड़ों का यूज करेंगे, ये इसका प्रतीक है। इसके अलावा विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया, ये देखने को मिलता है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो रहा है, उनकी होली जलाई जा रही है, जिसके कारण अब ये देखने को मिलता है जो आयात है ये आधा हो गया। आयात का मतलब होता है जैसे एक ही देश है वो विदेशों से कपड़े मंगवा रहा है, ये होता है आयात। ठीक है, तो आयात आधा रह गया। इसके अलावा भारतीय व्यापारी ने विदेशी व्यापारों में पैसे लगाना बंद कर दिया, तो ये असहयोग आंदोलन में कुछ आर्थिक प्रभाव रहे। ठीक है, अगर ये 3 नंबर में आता है तो कोई से भी 3 पॉइंट लिख दोगे, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। अगला जो है वो पूछ रखा है इसके अथवा में है कि असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा क्यों पड़ने लगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ठीक है, 3 कारणों का हमें विश्लेषण करना है कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा। देखो इसका आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। तो देखिए, खादी का कपड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादित मिलों के कपड़ों से महंगा होता था, जिसे गरीब लोग खरीद पाने में असमर्थ थे। अब देखो, अब होता क्या है कि जब शहरों में असहयोग आंदोलन चलता है तो यहाँ पे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि विदेशी चीजों का बहिष्कार तो किया गया लेकिन स्वदेशी चीजें मिल नहीं रही थी। ठीक है, अब जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, अब विदेशी कपड़े सस्ते मिलते थे, तो अब उन्होंने स्वदेशी जो खादी का कपड़ा है इसको गरीब व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे। इसके अलावा अब जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर ये यही मतलब देखने को मिला कि 1 साल के बाद ये देखने को मिला कि वापस जो लोग हैं वो जो विदेशी कपड़े उनको खरीदने लगे। इसके अलावा जैसे अब एक विद्यार्थी उसने स्कूल छोड़ दिया लेकिन स्वदेशी स्कूल की कमी थी, स्वदेशी स्कूल नहीं थे। ठीक है, वकील ने वकालत छोड़ दिया लेकिन स्वदेशी कोर्ट नहीं थे। तो इस तरीके से विदेशी चीज कपड़ों का, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार तो किया गया लेकिन स्वदेशी चीज थी नहीं हमारे पास, जिसके कारण क्या हो कि इस आंदोलन को और बड़ा या और ये फिर और लंबे समय तक चलाया जा सके। यही रीजन रहता है कि 1 साल के अंदर अंदर शहरों में जो असहयोग आंदोलन वो धीमा पड़ने लगता है। अब देख लो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पे ये था कि जो खादी कपड़ा था ये बहुत महंगा था। ठीक है, क्योंकि जो बड़े पैमाने उत्पादित जो मिल के कपड़े थे ये बहुत सस्ते हुआ करते थे, इनकी तुलना में खादी कपड़े बहुत महंगे थे। इसके अलावा विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार तो किया गया परंतु स्वदेशी संस्थाओं का कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लोगों के पास आजीविका को कोई अन्य साधन नहीं मिल रहा था। ठीक, अब जैसे एक वकील है, अब उसने वकालत छोड़ दी लेकिन उसके आजीविका का दूसरा साधन बचा नहीं, तो इस तरीके से उसको मजबूरन वापस उसको उन विदेशी कोर्ट में जाना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा इसलिए जो लोग हैं वो पुनः इन संस्थाओं में लौटने लगा और इस तरीके से असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते, तो बहुत बार रिपीटेड हो रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26वां। इसमें क्या पूछ रखा है, देखिए 26वें में पूछ रखा है कि भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के हमें अंतर बताना है। ठीक है, कि भारत में जो औपचारिक जो स्रोत है और अनौपचारिक स्रोत है। अब जो ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं मतलब जिसमें जो बैंक आते जाते हैं, सहकारी समितियां आती हैं। ठीक है, और जो अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लेते कोई साहूकार हो गया, जमींदार हो गया, दोस्त हो गया, तो ये ऋण के स्रोतों में अंतर बताना है। तो देखिए इसका आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत, ये औपचारिक ये अनौपचारिक, अंतर क्या क्या है दोनों में। तो देखिए जो औपचारिक होता है इसमें क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ये इनकी निगरानी रखती है, यहाँ पे ये निगरानी रखने वाली एक संस्था होती है आरबीआई। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के पास कोई का मतलब इन पे नजर रखने वाली कोई संस्था नहीं होती है। इसके अलावा अगला है शहरी क्षेत्रों में यह ऋण का मुख्य स्रोत होता है। अगर शहरों में मुख्यतः लोगों को लोन लेना है तो वो शहरी क्षेत्र मतलब औपचारिक क्षेत्र से ही लोन लेते हैं, क्योंकि जो शहरों में मुख्यतः पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैंकों से लोन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो ऋण का जो स्रोत है मुख्य स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र ही है, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र से लोन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जो गरीब वर्ग है, जो गांव के जो किसान वर्ग है ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण ये बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य स्रोत है वो अनौपचारिक क्षेत्र स्रोत ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला अंतर है समर्थक ऋण आधार। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो अब अगर आप
औपचारिक क्षेत्रों से अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो ये समर्थक ऋणाधार की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। समर्थक ऋणाधार का मतलब तो आप किस आधार पर लोन ले रहे हो। अगर मान लेते 1 लाख का किसी को लोन लेना है तो ऐसे कंडीशन में उसको कम से कम 1.5 या 2 लाख की जो कोई संपत्ति होना चाहिए वो बैंक के पास गिरवी रखनी चाहिए। ठीक है, यह रखना पड़ेगा तभी बैंक उसको लोन दे पाएगा। तो अगर आपको औपचारिक क्षेत्र से लोन लेना है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास समर्थक ऋणाधार होना चाहिए। यहाँ पे समर्थक ऋणाधार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऋण लेने की जो लागत है ये कम है। ठीक है, मतलब इसको आप छोड़, यहाँ पे लागत कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे औपचारिक क्षेत्र से जो आप लोन लोगे, ठीक है, ऋण लोगे, इसकी लागत कम है, मतलब यहाँ पे जो ब्याज की जो दरें हैं ये कम लगती हैं। तो यहीं पे जो औपचारिक अनौपचारिक जो क्षेत्र के जो स्रोत हैं ये ब्याज की दरें बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है औपचारिक क्षेत्र में कम है और अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा है। इसके अलावा ऋण देने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। ठीक है, बैंकों से लोन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यहाँ पे आसानी से मिल जाता है लोन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 नंबर में ना आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बैंक हो गया, सहकारी समितियां इत्यादि हो गई, यहाँ पे साहूकार, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 3 नंबर में ही ये आता है। अगला है जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। इसमें क्या पूछ रखा है, तो देखिए 27वें में पूछ रखा है कि भारत में शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के कहीं 3 उपाय बताइए। ठीक है, अगर भारत के अंदर जो शहरी क्षेत्रों में अगर रोजगार को उपलब्ध कराना है तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां, तो इसे कुछ उपाय हैं। 3 नंबर में कोई से आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग मतलब जो लघु उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आईटी जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र में सुधार और उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सड़क, राजमार्ग, भवन, स्कूल आदि जैसे बुनियादी ढांचे इनका विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इन सब चीजों का निर्माण होगा तो इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सरकार से उचित योजना और समर्थन की आवश्यकता। ठीक है, तो इस तरीके से शहरों में अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर जब मान लेते हैं, क्योंकि ये तो चलो शहरों में आ गया, क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार का उत्पादन करना है, ठीक है, रोजगार के अवसर का सृजन करना है तो इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इसके लिए वही हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो अगर शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा तो स्कूल बढ़ेंगे। ठीक है, जो टीचर है इनकी नौकरियां निकलेंगी, अन्य स्टाफ है इनको नौकरी मिलेगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, हॉस्पिटल बनेंगे, डॉक्टर, नर्स, इन सब चीजों की जरूरत, इन सब जो लोग हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा सड़कें बनाए, पुल बनाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कुएं वगैरह है इनकी ये सब चीजें बनाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आप इनमें कुछ ये पॉइंट है जो आप इसमें कॉमन आप इन सब चीजों को लिख सकते हो। ये तरह क्वेश्चन नंबर 27वां। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वें में क्या पूछ रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28वें में है कि भारत में सत्ता के क्षैतिज वितरण में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। 3 नंबर में कई बार पूछ रखा है, बार बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे इसने यहाँ पूछ रखा है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये आपसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी पूछ सकता है। ठीक है, क्षैतिज वितरण का मतलब यहाँ पे है कार्यपालिका। ठीक है, जैसे कार्यपालिका हो गई, ठीक है, न्यायपालिका हो गई और इसके अलावा विधायिका हो गई। ये हमारे 3 मुख्य संस्थाएं हैं। क्षैतिज वितरण का मतलब ये तीनों एक ही लाइन में, मतलब तीनों जो संस्थाएं कोई बड़ी कोई छोटी नहीं है, तीनों के पास इक्वल अपने अपने स्तर पे पावर है। इसी को कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। क्योंकि कहीं ना कहीं रीजन ये है कि जो कार्यपालिका ये न्यायपालिका विधायिका पे कंट्रोल रखती है, इसी तरह जो न्यायपालिका ये कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है, जो विधायिका और न्यायपालिका इस पे, तो इस तरीके से कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की तीनों एक ही लाइन में है, तीनों के पास इक्वल पावर है अपने अपने स्तर पे। ठीक है, और तीनों जो है मतलब हर एक जो है वो अन्य दोनों पे कंट्रोल रखती है, इसलिए इसे कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण एवं नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। इसका हमें मूल्यांकन करना, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां, इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते थे कि सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज स्वरूप सरकार के एक ही स्तर पर उनके विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करके कार्य की शक्ति को प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच जो शक्ति का बंटवारा है
उन शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और इक्वल शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी का ज्यादा पावर है, किसी का कम पावर है, अपने अपने स्तर पे तीनों पावरफुल है। इसके अलावा इस तरह का विभाजन सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए इसका अर्थ ये है कि कोई भी जो अंग है वो असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यहाँ पे कंट्रोल की व्यवस्था भी है। इसके अलावा प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी। इसमें देखिए, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है। लोकतंत्र में भले ही मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हो, लेकिन वे संसद या राज्य विधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से, हालांकि मतलब ये, और आप 2 पॉइंट छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 3 नंबर में आप ऊपर के इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो। ठीक है, कि हम सत्ता के जो क्षैतिज बंटवारा है, इसमें हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का उपयोग ना कर सके। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और इस तरीके से जो ये होती है, इसमें संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है। तो आप ये पॉइंट आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। अगला जो है वो है पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर जो है 29वां। देखिए इसको देखते हैं। 28वां हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछ रखा है कि भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करनी है। कि भारत में जो राजनीतिक दल है, इनके मध्य या फिर जो इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 3 नंबर में आ रखा है। ठीक है, कई बार ये 5 नंबर में पूछ रखा है, कई बार 2 नंबर में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौती है, इसका आप किस प्रकार से लिख सकते हो। 3 नंबर में है तो 3 नंबर में आप कोई भी 3 पॉइंट इसके लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां है, इसका आप आंसर लिख सकते हो कि जो राजनीतिक दल है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। ठीक है, आंतरिक, देखिए क्योंकि लोकतंत्र बात करता है, सबकी बात करता है। ठीक है, लोकतंत्र सबकी बात करता है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र का मतलब जैसे एक पार्टी है। अब एक इस पार्टी के अंदर मान लेते हैं जो पार्टी का जितना भी जो कार्य करने के जो भी इनका एजेंडा है। ठीक है, कार्य करने का जो भी इनका एजेंडा है, या फिर किस तरीके से कार्य होगा, किस तरीके से पार्टी चलेगी, तो वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि मुख्यतः इस पूरी पार्टी के जो कर्ता धर्ता है वो 2 या 3 लोग ही होते हैं। तो यही डिसाइड करते हैं कि पार्टी के अंदर क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं उनको शायद उतना मौका नहीं मिलता अपने राय रखने का। इसमें इसी को कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। मतलब पार्टी के अंदर सभी को समान जो चीजें हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है, समान अवसर नहीं मिल रहा है, इसे कहते हैं राजनीति में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। एक तो कमी ये है वर्तमान में। अगला, राजनीतिक दलों में वंशवाद की चुनौती देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब अगर जो मान लेते एक पार्टी का जो सदस्य है वो मतलब मेन लीडर है, तो उसी का जो आने वाला बेटा होगा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरीके से पावर, मतलब पार्टी की जो कमांड होती है वो उन्हीं के हाथों में होती है। तो ये भी वंशवाद की एक चुनौती देखने को मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए धन का और आपराधिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, ये भी एक समस्या है राजनीतिक दलों के समक्ष। इसके अलावा राजनीतिक दल को धन देने वाले अमीर लोग और कंपनियां पार्टी के निर्णय और नीतियों को प्रभावित करती हैं, ये भी एक समस्या है। और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के उद्देश्य से जनता से झूठे वायदे भी करते हैं। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष ये कुछ चुनौतियां जिनको दूर किया जाना जरूरी है। तो इस तरीके से इस वाले वीडियो में हमने जितने भी 2 नंबर और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन उनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें पीवाई के क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर जे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने अभी कम से कम 5 से 6 वीडियो डाल दिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि यही जो क्वेश्चन थे ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अभी आपका जो एग्जाम होने मार्च 2026 में भी एग्जाम होने वाला है, उसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 80% रिपीट ही होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज होता नहीं है, क्वेश्चन वही रहते हैं, चैप्टर वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसका चेंज हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।